डमरू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने 8 राज्यों के अपने 39 कैंडिडेट की घोषणा कर दी। वैसे सबसे पहले लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सूची जारी की थी। उसके बाद बीजेपी ने देश की 543 लोकसभा सीटों के कैंडिडेट में कुल 195 कैंडिडेटों की घोषणा की, जिसे देखकर सुनकर विपक्ष की बाछें खिल गई थी। राजनीति शुरू से ही रिस्क, एडवेंचर, सरप्राइज और अटैक का विषय रही है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही और कांग्रेस पार्टी इन अस्त्रों का बखूबी इस्तेमाल करती रही। ऐसा एक चुनाव 1984 का याद आता है, जब सिटिंग पीएम इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और उनके पुत्र राजीव गांधी ने देश की बागडोर संभाली थी। और फिर जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक कद्दावर नेता हेमंत नंदन बहुगुणा के खिलाफ कांग्रेस ने फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन को चुनाव में उतार दिया था। और मुंबई में सुनील दत्त को, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ बिल्कुल ऐन वक्त पे कांग्रेस के कद्दावर नेता माधवराव सिंधिया को उतार दिया था। माधवराव सिंधिया का गढ़ ग्वालियर ही रहा। अटल बिहारी वाजपेयी उनकी पार्टी जानती थी कि माधवराव सिंधिया वहाँ से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ नामांकन जमा किया था। पर कांग्रेस ने ऐन वक्त पे फैसला पलटा और माधवराव सिंधिया को चुनाव में उतार दिया। उस समय साध्वी कही जाने वाली उमा भारती को भाजपा ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से चुनाव मैदान में उतारा था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए इस चुनाव में सहानुभूति की ऐसी आंधी चली कि विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो गए। पर कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा अटल बिहारी वाजपेयी और उमा भारती की हार को हाईलाइट किया। उस समय कांग्रेसियों ने नारा भी दिया, एक कुंवारा एक कुंवारी, ये भी हारा वो भी हारी। रिस्क के सरप्राइज, एडवेंचर और अटैक के इस खेल को वर्तमान बीजेपी बखूबी खेल रही है। 2014 से जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो भाजपा में जैसे मोदी तड़का लग गया। रिस्क, एडवेंचर, सरप्राइज और अटैक का ये खेल 2014 से ऐसा चला जो आज तक जारी है। इसी की झलक विपक्ष को लग रहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 के जब कैंडिडेट की घोषणा होगी उसमें दिखाई देगी। पर जो बीजेपी की 195 की सीटों का डिक्लेरेशन हुआ उसमें ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दी। इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि लगता है एनडीए ने अपनी हार मान ली है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को चुनाव में उतारा गया और एक दिन भी नहीं हो पाया, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इसी पर वहाँ के टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि यह बीजेपी का सेल्फ गोल है। विपक्ष की तमाम खुशियाँ अपने जोरों पर थी और आशा की जा रही थी कि कांग्रेस जब अपनी लिस्ट जारी करेगी तो इससे ज़्यादा कैंडिडेट की होगी। और कांग्रेसियों को उम्मीद थी कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी का नाम पहली लिस्ट में जरूर आएगा। कांग्रेसियों को तो यहाँ तक आशा थी कि सोनिया गांधी को राज्यसभा चुनाव भेजने से पहले प्रियंका गांधी की दावेदारी रायबरेली में कर देना थी। ये एक कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक होता, पर ऐसा नहीं हुआ। जाहिर है जो रिस्क बीजेपी ने नहीं ली, अधिकांश पुराने कैंडिडेटों को मैदान में उतार दिया, कांग्रेस उससे 2 हाथ आगे दिखी। बातें भी विपक्ष के नेता ऐसी कर रहे हैं जो गले नहीं उतरती। सबको ज्ञात है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव चल रहे थे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से जब पूछा जाता था कि आपकी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी
तो अखिलेश का जवाब होता था कि वो 400 सीटें जीतने जा रहे हैं। अखिलेश की देखा देखी उनके नेता भी करने लगे थे। वो भी दावा करते रहे कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 400 सीटें जीतेगी। जाहिर है ये बात ज़मीनी सच्चाई से कोसों दूर थी। यही हाल आज का है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। जब अखिलेश यादव से इस बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं वो उनकी पार्टी समाजवादी और उनका इंडी गठबंधन जिसमें कांग्रेस शामिल है पूरी की पूरी 80 लोकसभा सीटें जीत लेगी। हालांकि रिस्क, एडवेंचर, सरप्राइज और अटैक का खेल थोड़ा बहुत ममता बनर्जी ने दिखाने की कोशिश की जब पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की उन्होंने एक ही बार में घोषणा कर दी। और सबसे उल्लेखनीय नाम रहा गुजरात के रहने वाले पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान का, जिन्हें बहरामपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। वही बहरामपुर लोकसभा सीट जहां से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी सांसद हैं। अधीर रंजन चौधरी पिछले कई महीनों से ममता बनर्जी की नाक में दम किए हुए हैं। उनके बयानों से ममता बहुत आहत है और ममता ने इस बात का बखूबी ख्याल रखा कि जवाब कैसे देना है और उन्होंने एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारकर अधीर रंजन को बहुत बड़ा चैलेंज प्रस्तुत कर दिया। जाहिर है कांग्रेस को इससे बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। हालांकि कांग्रेस ने बहरामपुर सीट से अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, पर उम्मीद है कि सबसे बड़े दावेदार वहाँ अधीर रंजन चौधरी ही है। हालांकि टीएमसी ने जो लिस्ट जारी की जिससे वो जोश से लवरेज हो गई, उसकी ये खुशी ज़्यादा देर नहीं चल सकी क्योंकि केंद्र सरकार ने CAA पर अधिसूचना जारी कर दी। जाहिर है विपक्षों को इससे मिर्ची लगनी ही थी और सबसे ज़्यादा मिर्ची ममता बनर्जी को ही लगी जब उन्होंने कहा कि ये कानून वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। केरल के मुख्यमंत्री ने भी विरोध किया, OBC ने भी विरोध किया। कांग्रेस ने थोड़ा संयमित रवैया अपनाया और कहा ये चुनाव को देखते हुए फैसला लिया गया है। मायावती ने तो अपना स्टैंडर्ड और हाई किया जब उन्होंने कहा अच्छा होता एक कानून लागू होने से पहले लोगों की राय ली जाती। विपक्ष की इन तमाम खूबियों को, कमियों को, हरकतों को देखकर ऐसा लगने लगा है कि मोदी का ये दावा और वादा कि BJP 370 सीटें जीतेगी और NDA 400 का आंकड़ा पार करेगा, ऐसा लगने लगा है कि जितनी चिंता मोदी और उनकी पार्टी को है इससे ज़्यादा चिंता तो विपक्षों को है कि कब लोकसभा चुनाव हो, कब BJP 370 सीटें जीत जाए, कब NDA 400 पार हो जाए और उनके सर से बला हटे। तो ऐसे में आने वाले कल यदि हम आपको ये पता चले कि BJP